हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? ये प्लेटफॉर्म का सेट है। टोटल 21 सेट्स हैं, जिसमें 3 सेट्स मैंने पहले करवा दिया है और आज बीएसएससी का ये सेट है CGL 4 के लिए। आज चौथा सेट की ओर चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्रण की विशेषता है। तो समसूत्रण की विशेषता है कि इसमें समान विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। समसूत्रण की विशेषता है कि इसमें समान विभाजन होता है। इनमें पादप उग सकते हैं। ऑप्शन नंबर, इसमें बोल रहा है गलत विकल्प पर निशान लगाइए। तो इनमें पादप उग सकते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व की मृदा मतलब किस मृदा में मतलब पादप आसानी से उग सकते हैं, उसके लिए 3 सही दिया गया है ऑप्शन और 1 गलत है। तो आवश्यक पोषक युक्त मृदा में तो कोई भी प्लांट उगेगा ही। आवश्यक पोषक तो जल भी चाहिए उसके लिए, जल और मृदा दोनों में कोई एक जिसमें आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो, ये भी सही है। जल और मृदा दोनों में आवश्यक तत्वों का अभाव होगा तो वहाँ पे कैसे प्लांट उगेगा, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी को ऐसे लिखेंगे। अगर ऊपर ले जाएंगे ना केजी को तो वो माइनस में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होता है? तो इसमें वस्तु नियत वेग से चल रही है, उसका त्वरण शून्य होता है। ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर उसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है उपयुक्त। तो ये सारे चीज इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें परमाणु की संख्या समान है? तो परमाणु की संख्या किसमें समान है? तो बोलता है नाइट्रोजन सबसे पहले है ऑक्सीजन के 16 ग्राम और हाइड्रोजन के 4 ग्राम। फिर दूसरा में है ऑक्सीजन के 16 ग्राम और CO2 के 22 ग्राम। तीसरा ऑप्शन में है नाइट्रोजन के 28 ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम, कार्बन के 12 ग्राम, सोडियम के 46 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। और कैसे होगा वो भी बता रही हूँ। तो नाइट्रोजन के 28 ग्राम है और इसका नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 20 में होता है, 14 दूनी 28, दोनों कट जाएगा और गुना 2 इसका मोलर संख्या, तो 2 गुना परमाणु संख्या होता है, ये पिछले सेट में भी दिया हुआ है, गुना पावर 23, 6 गुना 0.02, 6 गुना 0.0, 6 पॉइंट गुना, रुकिए 1 मिनट, 2 गुना 6.022 गुना 2 पावर 23। वैसे ही ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, कट जाएगा, फिर ये दोनों का 2 आएगा, इधर 32 है, इसका भी यहाँ पे, तो 32 बटे 32 गुना 2
तो ये दोनों का बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है? तो ये हो जाती है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत। जो लोग केमिस्ट्री इंटर से किए होंगे उनको पता होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। बताती हूँ थोड़ा सा डिटेल में। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की एक साथ सही स्थिति एवं सही संवेग ज्ञात करना असंभव होता है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन के संवेग की अनिश्चितता एवं नाभिक के बराबर स्थान की अनिश्चितता दोनों बराबर हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि ये है डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी। ये हाइजेनबर्ग सूत्र से बड़ा होता है। किसी कर्मचारी की मासिक आय इतना है और मासिक व्यय इतना, मतलब क्या, कमाता इतना है और खर्च इतना करता है, तो उसका बचत कितना होता है? बचत हो गया 4500 रुपया। वो 4500 रुपया बचाता है। अब क्या बोल रहा है, अगर आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में वो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है। तो इसका देखिए आय कितना है, आय है लिखा था अभी, आय है 26500 का 20% वृद्धि कर दिया तो उसका हो जाएगा 120 बटे 100। और उसका व्यय में 15% का वृद्धि है तो 22,000 गुना 115 बटे 100 बराबर होता है, बराबर होगा तो उसका बचत कितना था 4500 गुना उसमें कितना 4500 में वृद्धि पूछ रहा कितना होगा 100 जोड़ x बटे 100। तो इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसे सॉल्व करके इसका आंसर बता दे रही हूँ। प्रोसेस कैसे होगा वो मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं। बोल रहा है 8x³ 27y³ माइनस जेड 64z³ प्लस 72xy। तो इसको सरल कीजिए तो a³ प्लस b³ माइनस c³। देखिए सीधा सीधी इसको बनाने का हम लोग का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ जो सी ऑप्शन है इसको देखिए ट्रिक से बनाते हैं कि जब इसका क्यूब करेंगे तो ये होगा और माइनस का क्यूब करेंगे तो ये होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का माइनस सी का a³ प्लस b³ माइनस c³ माइनस 3ab माइनस ab प्लस bc प्लस सी है। तो ये उतना करने का इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑप्शन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम टाइमिंग बचाने के लिए ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो जो भी होगा क्यूब में तो उसमें भी माइनस होगा। समझिए, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं। बताया हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके दुगुने पर 12, 14, 16, 18 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो पर इसका एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा। 12, 14, 16, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। ये 3 से 7, 4, 3 तो एलसीएम में मेरा क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 3 गुना 7 गुना 4 बराबर
कितना आएगा, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या था, 1008 हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हुआ, इतना। तो कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या क्या दो गुना करने पर इतना था। तो इसका दो गुना ना ये हो गया, तो एक गुना कितना होगा, इसे दो से भाग दे देंगे, 2 × 10, 0 2 4 तो 504 इसका आंसर हो गया। आगे कहता है कि ए और बी 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका काम हम ले लेते हैं, एक 6 दिन में, एक 8 दिन, तो 24 दिन में इसका एलसीएम आया। 6 चौके 24, 8 तिया 24, तो पता दोनों मिलकर पूरा कितना दिन में करेंगे, तो दोनों में का काम है 4 दिन 7 दिन। और क्वेश्चन है, वे बारी बारी एक दिन छोड़ के काम करते हैं। ओ, ऐसे शुरू होता है, ये बात है। तो 6 8 ये हो गया कितना, 24। पहले ये काम करेगा फिर ये काम करेगा, तो 8 8 दिया 24, 6 चौके 24, टोटल 7। टोटल हो गया कितना काम, 7 काम, 2 दिन में 7 काम, 2 दिन में 7 काम हुआ। 7 या 21, 6 दिन में 21 काम हो गया। अब बचा 3 काम, तो 3 काम अब कौन करेगा, ए करेगा, 3/4। अब बोलता है एक नाव बी से ए धारा के प्रतिकूल, ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। उसके बाद बोल रहा है यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3.5 किलोमीटर घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। जब धारा के साथ जाएगा तो उसमें प्लस होता है, विपरीत जाएगा तो माइनस होता है। तो क्या कहता है, ए धारा बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 3 घंटा समय लेती है। और नाव की चाल यहाँ दिया हुआ है, नाव की चाल यहाँ दिया हुआ है 9, तो x 9 प्लस एक बार साथ में जाएगी, एक बार विपरीत में जाएगी, और जाने आने में उसको कितना घंटा लग गया, 3 घंटा। बस अब देखिए यहाँ भी एक ट्रिक है कि यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या बैठा दें कि इसको जोड़ने घटाने काट के 3 आ जाए। ग्यारह मतलब, या फिर इसको सॉल्व कीजिएगा थोड़ा देर के लिए, तो x आ जाता है कितना, 12.5 और जो x 5.5 बराबर 3। यहाँ से ये ऊपर जाएगा, 10 5 दूनी 10 30। इक्वेशन हमारा क्या बन गया, 2x बटे 25 जो 2x बटे 11 बराबर 3। अब तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि 25 11 कल से हमने उधर जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा, वही आंसर होगा। इसका आंसर ये होगा। डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, तो डोलड्रम जो होता है वो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में होता है। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है, यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आगे है, ये तो आप सभी को जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं आप सभी को पता होगा, भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा कितना होता है, सर्वराशि रेखा पूर्वी देशांतर। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं। कैरेबियन सागर में जो तूफान उत्पन्न होता है उसे हम लोग हरिकेन कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज में भारत विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तंबाकू में भारत कृषि उपज में विश्व में दूसरा देश नहीं है। भारत तंबाकू उत्पादन में चीन और ब्राजील के बाद आता है। तीसरे नंबर पे पहला चीन है, दूसरा ब्राजील है। और कपास के उत्पादन में या चाय के उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, ये सही है। भारत में जोग उच्चतम जलप्रपात है, ये सही नहीं है। भारत में ये गलत है, ये गलत है। भारत का दूसरा सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश राज्य का है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके महत्व है कि जलवायु संबंधी प्रभाव सही है, प्रतिरक्षा प्रभाव सही, उर्वरक मृदाओं का स्रोत सही। ऑप्शन नंबर बी तीनों सही है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक के कुर्नूल कुडप्पा नहर निकली गई है? कुंडुल कनप्पा नहर निकली है पेंतरेयू से। पेंतरेयू नदी से कुर्नूल कडप्पा नहर निकलती है। ये केसी नहर इसको केसी नहर जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये केसी नहर पेन्नार और तुंगभद्रा नदी को आपस में जोड़ती है। किस ग्रह के ध्रुव की दिशा में पूरब से पश्चिम है? किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? तो शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम में घूमता है। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़ के तो सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम में से पूर्व है। शुक्र और अरुण ये दोनों है कि पूरब से पश्चिम में जाता है और बाकी सब पश्चिम से पूरब में, ये याद रखिएगा। शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम। 22 नंबर क्वेश्चन है। इसको सिंबल हर एक सीट में तो ऐसा आ ही रहा है, इसको सिंबल को बदलना है। 143 माइनस की जगह प्लस देंगे क्योंकि यहाँ बोल रहा है। फिर 28 गुना के जगह भागा देंगे, 4 भागा के जगह गुना देंगे और जोड़ की जगह माइनस देंगे। अब बस इसको तोड़ लेना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो पहले भाग का काम होगा। यहाँ हो जाएगा 7 गुना 5, ये हो जाएगा 35, 35 143, 35 हो गया 178 माइनस 22 तो 156 इसका आंसर। आगे चलते हैं। पता है रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन है कि L गुना मतलब कि ये इसका सन है के प्लस इसकी माँ है, मदर है D माइनस वाइफ है S भागा ब्रदर है T। तो S का L से क्या संबंध है? तो इसको तो निकालना ही नहीं 30 का, यहीं तक में आंसर आ जाता है। ये वाइफ है, वाइफ की मदर है और मदर का सन है। तो ये हो गया क्या? ये हो गया बहन का पति।
एस लगेगा ना इसका बहन का पति, क्योंकि वो उसके भाई का। सही है। आगे बढ़ते हैं। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा 7 7 बढ़ रहा है, ई से 7 बढ़ा, 5 से 7 बढ़ा 12, वैसे ही 7 से 5 बढ़ेगा 12, तो एल वाला होगा। पहले इसको दोनों को काट देंगे। अब एम दोनों में है, तो लास्ट में देखिए ये 18 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर, तो कोई स्क्वायर ही होगा। तो स्क्वायर हमारा जानते ही हैं, ये 26 का स्क्वायर होता है 776। इससे ये आंसर निकल जाएगा। आगे बोलता 25 नंबर, एक उर्दू भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, इसको बता लेटर को क्या लिखा जाए। ये तो सबसे ईजी रहता है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। देखिए लेटर इसमें भी मिल रहा है, लेटर इसमें भी मिल रहा है, तो हमको देखना है कि इस दोनों में कौन सा मिल रहा है। तो केपी इसमें भी मिल रहा है, केपी इसमें मिल रहा है, यही आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना इसमें, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करना इसमें। आगे का क्वेश्चन है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को लेकर देगा, मतलब पैटर्न को पूरा करेगा। यानी इस स्थान पे क्या आएगा, ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, तो किसमें है, और फिर ये समझ। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, साफ ही दिख रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है। निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो ये आकृति आएगी, अब देखिए इसमें क्या किया है। इसका ऑप्शन एक तो ई यहाँ था तो यहाँ किया, एक तो ये चेंज हो रहा है, 8 यहाँ था तो यहाँ भी, तो यहाँ पे ई होना चाहिए। दूसरा भी यहाँ था तो यहाँ गया, डी यहाँ था तो यहाँ गया, फिर ई यहाँ था तो यहाँ गया, तो यहाँ भी ई आएगा। देखते हैं इसका ऑप्शन पहले। तो ऑप्शन ये दो को तो खत्म ही हो गया, या ये होगा या ये होगा। एक बारी और पीछे चलते हैं, मिला के आते हैं। ये यहाँ था, यहाँ गया, ये बराबर आएगा। सी नंबर इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। पेपर फोल्डिंग कटिंग का क्वेश्चन है कि y यहाँ है तो y पे नीचे उलट के आएगा, ये यहाँ ऐसे है, ये ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, क्योंकि जब ये ऐसे यहाँ कर रहे हैं तो ऐसा ही उल्टेगा, किधर होगा, ऐसे ही उल्टेगा यहाँ, ये ऐसे उल्टेगा तो यहाँ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बोल रहा है कि फूड को यह लिखा जाए तो 6 से 8 या 2 भरा, 5 से 2 भरा 7 भरा, इसका 5 होता है, इसका 7 होता है, तो 13 2 15। तो ये दोनों ऑप्शन तो ठीक है, ये और ये। अब देखिए इसका ये सेम है, ये सेम, उसको चेक ही नहीं करना। 15 2 17, तो 3 1 2 बढ़ रहा है, 1 से 3, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ एक का एक और 2 3 बढ़ रहा है। 30 नंबर, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इसमें ये आकृति वाले 3 हैं, इसमें 6 वर्ग बनते हैं, तो ये हो गया टोटल 18। और सिंगल आकृति वाले 1 2 3 4 5, तो 5 ये है, और 2 12 7, 18 7 25, टोटल 25 वर्ग है। श्रृंखला पूछ रहा है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 बड़ा, यहाँ पे 5 दूनी 10 1 11, फिर गुना 2 प्लस 1, 11 दूनी 22 में से 2 घटा दिया, चलो 20 हो गया। 20 दूनी 40 जोड़ 3 तो 43 हो गया। फिर तो श्रृंखला ये चल रहा है, प्लस 2 जोड़ 1 गुना 2
-2 गुना 2 प्लस 3 ऐसे करके फिर होगा गुना 2 माइनस 4 ऐसे करके बढ़ जाए। तो यहाँ हो जाएगा गुना 2 प्लस 5 तो हो जाएगा ये आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे कम प्रभावशाली होता है? तो ये होता है हरा रंग का परास जिसका प्रभाव सबसे कम प्रभावशाली होता है। ग्लाइकोसिलिस के दौरान ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित करता है? तो ये होता है हेक्सोकाइनेज इसके द्वारा। बढ़िया से ना साइंस पढ़ना पड़ेगा। हेक्सोकाइनेज के द्वारा। सापेक्षिक आर्द्रता के लिए शाब्दिक सुविधाजनक मान है। सापेक्षिक आर्द्रता के लिए शाब्दिक सुविधाजनक मान है ऑप्शन नंबर सी 50%। वायुमंडल में जो विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा जो होती है वही आर्द्रता कहलाती है। 35 नंबर परावैंगिक किरणों के अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं। तो परावैंगिक किरणों के अध्ययन के लिए हम अवतल झिल्ली का उपयोग करते हैं। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो रासायनिक बंधन बनने में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन होंगे। जो रासायनिक बंधन का जो होता है ना तो लास्ट का जो होता है ये वही उसका प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन होता है 3d4s1 यही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन से संगणक बहुलक हैं? तो संगणक बहुलक हैं ये मेलेमीन फॉर्मिल्डिहाइड रेजिन। देख लीजिए नाम भी कितना भयानक भयानक है। एकदम पूरा डीपली में पढ़ना पड़ेगा। ये तो मुझे भी नहीं पता ये होता क्या है, पहली बार मैं भी नाम सुनी हूँ। प्रति 6 घंटे कार्य करने वाले 12 पंप एक पूर्णतः भरे जलाशय को 15 तो वो बताई थी ना MDH वाला फॉर्मूला। तो यहाँ है M1 D1 और टाइम T1 बराबर M2 D2 T2। M1 कितना है 12 पंप है। कितना दिन कर रहा है 15 दिन। कितना काम कर रहा है 6 दिन। इधर वाला बटा में आ जाएगा तो 6 जलाशय कितने पंप को उतना ही पंप को 10 घंटे में। इसको काट देंगे 6 से 6 गया 5 दूनी 10 5 दिया 15 2 छक 12 तो 18 दिन में। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। दो मित्र P और Q एक साथ एक वृत्ताकार टैंक पर एक ही बिंदु के दौरान शुरू करते हैं। मतलब क्या दो मित्र था वो ऐसे वृत्ताकार टैंक है इसी पे दौड़ना वो भी एक ही दिशा में ऐसे ही दौड़ रहा है। जब एक ही दिशा में दौड़ता है तो गट जाता है ये आप लोग को पता होगा। P 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और Q 20 सेकंड की चाल से दौड़ता है। Q का चाल पता नहीं है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और B एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से कम है तो B के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बार मिलेगा एक बार इधर जगह ये मिल जाएगा फिर ये मिलेगा बहुत मिलेगा 2 ही बार मिलेगा क्योंकि प्रश्न में ही दिया है 2 ही गो है तो एगो का सापेक्ष पता है एगो को नहीं पता है। इन दोनों का HCF 6 और B का अब B का मान 6 से कम ही होगा जो भी रखेंगे तो हम यहाँ 2 ही रख देते हैं। तो 2 और यहाँ भी तब 2 रख देते हैं तो 4 बराबर इन दोनों का HCF तो 2 ही होगा। तो क्या बोल रहा है B कितने मान हो सकते हैं 2 ही मान हो सकता है। यदि
एक व्यक्ति किसी कंपनी में 10,000 की निवेश करता है यदि एक हिस्सा 10% पर और शेष हिस्सा 15% वार्षिक ब्याज पर। ये तो सिंपल है। दो कितना वर्ष के लिए कर रहा है? 2 बरस के लिए कर रहा है। तो हम लोग इसको सिंपल में ही बनाते हैं। एगो को x मान लिए और जो बचेगा 10,000 में से टोटल जो ब्याज है उसको बराबर कर देंगे। अब इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, एकदम इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें। बस इसको 100 को उधर ले जाना है और फिर 10,000 को घटा देना है और x का वैल्यू निकाल लेना है बस। और इसका आंसर हो जाएगा 4,000। 36 संख्याओं का औसत 45 है। बाद में यह पता चला कि 84 को गलती से 48 पर गया। तो जो भी होगा सीधा सीधी इतना बात जान लीजिए, 45 से तो बड़ा ही होगा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा कि ये कभी कभी अपना कॉमन सेंस लगा के भी आंसर दिया जाता है कि 56 बढ़ जाएगा 48 बच जाएगा। यहाँ पे एक 48 पर लिया गया 84 को, कितना ज़्यादा पर लिया गया। तो लमसम में एक, फिर इसको 36 भागा दे, लमसम में एक, तो हमारा ये बिना बनाए हुए इसका आंसर आ गया। ऐसे आप लोग बनाते तो फिर 84 को 48 में घटाते, फिर 36 से काटते, एक आता तभी भी जोड़ का आया। यहाँ से देख के ही बता दिए। आगे का क्वेश्चन सिंपल है, बनाइएगा। ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो ओंकेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर, और ये एक गुरुत्वाकर्षण डैम है, ये भी याद रखिएगा, ये गुरुत्वाकर्षण डैम है। 44 नंबर, देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है पंजाब में, और मतलब प्रति हेक्टेयर। और देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो एकमात्र द्वीपीय राज्य है तस्मानिया, ऑप्शन नंबर सी। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 12 समुद्री मील तक। उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है तो वो डैश कहलाती है? तो वो कहलाती है लोक लेखा समिति। तो ये भी बता दीजिए, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका वजह है लोक लेखा समिति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य रहते हैं, चाहे वे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, दोनों रहते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस आर्टिकल के तहत होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है आर्टिकल 66 के तहत। उपराष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 63 के तहत, और उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहता है 5 साल के लिए। और उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति के करना है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। 49, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापित करना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 20 नहीं, वो तो 30 का 1 हो जाएगा इसका, जिसमें वो 29 में है कि धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक को उसकी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के पर्याप्त पद पर राज्यपाल का कार्य था, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये गलत है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। 35 वर्ष का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, 30 वर्ष का आयु वाला गलत है। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? भाषाई आधार पर 1952 में 53 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था और यही भाषाई आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश का 1953 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, यही पहला नंबर ही गलत होगा। 53 नंबर कहता है श्रीमान क्यू बिंदु जेड से ड्राइव करना शुरू करता है। श्रीमान क्यू बिंदु जेड से ड्राइव करना शुरू करता है, ठीक है, जेड से ड्राइव करना शुरू किया और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा 9 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता, 6 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता और 13 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर ड्राइव कर एक पर रुक जाता है। बिंदु जेड तक पहुंचने के लिए यह दूरी पूछ रहा है। तो ये 713 तो हो ही गया पूरा, 9-7, यही ना 16 किलोमीटर का जो होगा फासला, ये दूरी 9 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। अब पूरब की ओर है, ऑप्शन नंबर 1। 54 नंबर फिर आ गया डायरेक्शन का क्वेश्चन। लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है। लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करेगा तो किधर जाएगा? 8 किलो पश्चिम की ओर चलता है, 8 किलो पश्चिम की ओर। इसको एक बताई ना, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा वैसे ही है। दी गई श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इससे से इसको घटाएंगे तो कितना घटेगा? 666 माइनस हुआ, इससे 12 में 7 गया 5, 55। फिर इसको इससे 187, 27 को 80 माइनस 44, 66, 55, 44, 33, 83 में से 33 गया तो यहाँ 52 दिख रहा है, 0 आना चाहिए था, यही गलत है। जब दर्पण को mn पर रखा जाता है, इसका अपोजिट बन जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है ये वाला। 6 छात्र PQ और STUV एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं। तो ये आ गया पजल का क्वेश्चन, सर्कल पजल। क्या ठो है? 6 गो, 1 2 3 4 5 6। बोल रहा है RT और U दोनों के बीच बगल में बैठा है। तो R जो है T और U बगल में बैठा गया। P U के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। U के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा पर P है। Q S के बाईं ओर ठीक बगल में है। Q S के बाईं ओर ठीक बगल में। SP के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। SP के दाईं ओर तो गलत हो गया, 6 ही को न था, गलती हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा। बोल रहा है
6 लोग हैं, 3 4 5 6। तो बोल रहा है कि RTU दोनों के ठीक बगल में, मतलब TU का पड़ोसी हो गया। तो TU का पड़ोसी हो गया R। अब बोल रहा है PU के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। PU के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। 1 2 3 ऐसे करके। QS के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो QS के बाईं ओर ठीक बगल में। SP के दाईं ओर दूसरे, SP के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। R और S दोनों के ठीक बगल में कौन है? R और S, U। अब देखिए इन दोनों को मिला के 27 बना रहा है। तो सीधा सीधे ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन। तो वो पूरा भी चेक नहीं करना, यहाँ तक दोनों का सेम है, ये चेक करना है। केमा अक्षर 3 5 छठा अक्षर, तो 3 3 6 ये। तो ये आंसर होगा 19 8 27, ऑप्शन नंबर डी। पूरा बनाना ही नहीं होता। रिंग बोल रहा है बराबर 64। तो यहाँ से आप देख रहा है 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो जो भी होगा क्यूब ही होगा। 3 3 6 2 8 का क्यूब 512। खत्म। आगे क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का है। रहा है कि जे का जेड से क्या संबंध है। एक ऐसा ऊपर में बताई हूँ, वैसे ही इसको निकाल लीजिएगा। कुछ नहीं, बस सिंबल की जगह बैठा के रिलेशन पुट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का समूह चुनिए। तो यहाँ 16 से 21 हुआ, 5 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ इसमें तो फॉलो नहीं कर रहा है कुछ। इसमें 5 घट रहा है, इसमें 5 घट रहा है, इसमें नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी 21 से पहुंच गया, यहाँ 26 से पहुंच गया, यहाँ 6 से पहुंच गया, ये नहीं बैठ रहा है। ताजमहल भारत में है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सबको पता है या अमेरिका में है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। यकृत, सही बात है। तो कौन सा एक गलत विकल्प है, चयन कीजिए। कार्बोहाइड्रेट को पाचन में, ये भी सही है। पित्त का बनना, ये भी सही है। वसा का ये गलत है। गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव। खाद्य चक्र के दौरान ईसीजी विध्रुवीयन तथा पुनः ध्रुवीयन प्रक्रियाओं का चित्रण करता है। एक समान स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तरंग नहीं होता है? ये होता है ये औलिंदों का पुनः ध्रुवीयन। 2 प्रकाश स्रोत एक वर्णीय कहे जाते हैं जब यदि उनमें नियत होता है पथांतरण हो। XYZ चित्र दर्शाए गए चालक है। नेट चालक Y का विशुद्ध चुंबकीय बल होगा। तो XYZ 3 ठो चालक है। F1 F2 दाहिनी तरफ होना चाहिए। पेपर के तल से दाईं ओर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? गैस अंतराल पृष्ठ पर, क्योंकि
मिश्रण है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 आदि गैसों का मिश्रण है और गैस होता है समांगी मिश्रण। इसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है इसलिए। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में इसमें ये ऑप्शन देखते हैं 14, 15, 17 से 18, 9 से 10, 11 से 12 से 13, यही होगा। इसको बस काटना निकालना निकाल लीजिएगा, इसमें क्या बताना, ये तो इजी सा है। 10वीं के 40 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, मतलब 10वां क्लास के 40 को विद्यार्थी गणित का परीक्षा दिया, ठीक है। 25 विद्यार्थियों का औसत 60 है, इसमें से 25 को लोग को 60 नंबर आया और अन्य का 80 नंबर, तो पूरी कक्षा को कुछ भी नहीं है इसमें। तो 25 गुना 60 जोड़ 15, क्योंकि 25 को 40 में से बच गया बटे 80 और टोटल जितना विद्यार्थी था भाग दे देंगे, आंसर ये आएगा। ए ने बी को 25% के लाभ पर एक वस्तु बेची और बी ने उसी वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। रिवर्स, इसमें रिवर्स चलेंगे। 6520 गुने 100 बटे 125 या फिर 90 पहले होगा, 100 बटे 125, बस उसको काट देंगे, काटेंगे तो ये कट गया, 25 चौके 25 25, 5 से ये जगह 15 10 लगा देंगे तो ये आंसर होगा। 3 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। प्रथम 3 संख्या का गुणनफल 30 है, अंतिम 3 संख्या का गुणनफल 165 है, तो अंतिम संख्याएं प्राप्त कीजिए। जिसको तोड़ेंगे 2 गुने 3 6 25 30, 165 को तोड़ेंगे 3 गुना 5 गुना 11, ये कट गया, अंतिम संख्या 11। पृथ्वी की प्रकृति में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धारा का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन नाम केलियम से लिया गया है। केलियम को कैल्शियम पोटासियम, केलियम पोटासियम पोटासियम होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तरह। पहले जब भी जोड़ा गया था तब मौलिक कर्तव्य 10 थे, अभी 11 है टोटल। आगे क्वेश्चन है, रजनी पामदत्त ने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था, तो उन्होंने यह कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ऑप्शन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था कि भूभाग नहीं तो व्यापार नहीं, व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, यही कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, अकबर के समय में, मतलब मुगल शासक है और विदेशी यात्री है, तो औरंगजेब के समय मनुची आया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्या कहता है, चिपको आंदोलन सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो यही होगा शांति घाटी बाबा आमटे। इसका नेतृत्व की थी सुगाथा कुमारी इसका नेतृत्व की थी।
निम्नलिखित को भारत में कार्यक्रम के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स कब आया था? वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले आए थे, जो कि आए थे 1773। उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस 1786 में। वेलेस्ली आए थे 1798 में और लॉर्ड डलहौजी 1848 में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृढ़ पृष्ठों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। तो ये है श्री गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, ये सही है। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। फिर डायरेक्शन का आया है, सालनी 5 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो सालनी 5 मीटर उत्तर की ओर चली। फिर वह पूरब की ओर मुड़ी, 12 किलोमीटर चली। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है, 4 किलोमीटर चली। फिर वह पूरब की ओर मुड़ जाती है, 5 किलोमीटर चली। तो पूछ क्या रहा है? सालनी द्वारा तय की कुल दूरी सबको खाली जोड़ देंगे। 5, 12, 17, 17 और 4 21, 26। निम्नलिखित यदि संख्या इतना में से प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा। सब में हम नहीं करने लगेंगे इस चीज को, जैसा में अब जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, वैसा नहीं करने लगेंगे। इसमें क्या करेंगे? कहता है इस प्रकार बनी संख्या बाईं ओर से दूसरा। बाईं ओर से दूसरा हमारा क्या है? तो 4 है। बाईं ओर से दूसरा हमारा क्या है? तो बाईं ओर से दूसरा हमारा 4 है। और उसके बाद क्या बोलता है? दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या होगा? तीसरा अंक क्या है? आप वो देखिए क्या बोलता है। सम अंक में 2 जोड़ा जाए, इसमें जोड़ेगा तो 6 होगा, इसमें 1 घटेगा तो 0 हो जाए। दोनों का योग कितना होगा? 6। काहेला हम पूरा को लिखने चलेंगे।